मैं फ्रैंकली स्पीकिंग एक एक्सीडेंटल लॉयर हूँ। आज के टाइम में देखा जाए तो कोर्ट्स में मैट्रिमोनियल केसेस की बाढ़ आई है। मैक्सिमम केसेस में वो उनका मेजर रीजन क्या है? सी रीजन एक ही होता है कि एक तरफ पैसा है, एक तरफ सेटिस्फैक्शन है। लॉ वाइज वो रिलेशन बहुत स्ट्रांग है, बट मेंटली उसको एक्सेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट है कि उसमें एडजस्ट होना। Hello everyone, welcome to our legal podcast series. Today we have Advocate Parvez Basishta practicing in Supreme Court of India, जिनकी मेजर एक्सपर्टीज है मैट्रिमोनियल लॉज एंड कॉर्पोरेट लॉज। हेलो सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। हाय हिमांशु। सर, आपके बारे में कुछ बताइए। ओके हिमांशु, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग एक एक्सीडेंटल लॉयर हूँ जिसने लाइफ में कभी सोचा नहीं था कि लॉयर बनूंगा। बट मेरा लॉयर बनने का रीज़न जो है वो मैं खुद नहीं था, वो मेरे फादर की वजह से हुआ। फादर की वजह से मैं इसलिए वजह से हुआ, आई वुड से बिकॉज माई फादर वॉज वर्किंग विद रियल एस्टेट कंपनी, और उनकी दो ही लोगों से सबसे ज़्यादा डीलिंग होती थी अपने पूरे टाइम में ड्यूरिंग हिज जॉब। वन वॉज प्रॉपर्टी डीलर्स एंड सेकेंड वर लॉयर्स। सो वो लॉयर्स से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, और उनको हमेशा होता था कि ये प्रोफेशन बड़ा नोबल है और obviously good earning bhi hai isme. So he always wanted that his son should become a lawyer. So that is how he pushed me. I would actually say he pushed me because I was not interested at all in getting into this profession. So that is how I got into this profession. And initially, in fact, उन्होंने मेरे को काफी convince करने की कोशिश करी, and I was very adamant कि नहीं, this was the last profession that I would ever want to do in life. But frankly speaking, today when I see myself, I feel that God bless him because now he is no more. So, but whatever he chose for me and whatever he suggested me was the right thing. I think I couldn't have done anything better than this in my life. So, what was your first thought? क्या आप बनना चाहते थे? लॉयर नहीं तो क्या? देखो, मैं सही बोलूँगा तो I was also like any other kid, because हमारे टाइम में, हमारी एज में बच्चे बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते नहीं थे। मतलब बहुत लिमिटेड होते थे। आजकल तो मैं देखता हूँ बच्चों को, इवन सीइंग माय ओन किड्स, दे आर वेरी फोकस्ड कि हमें पता है अभी से ही क्या करना। हमारा तो होता था कि जो बोले अच्छा, कोई जो है, जैसे वो कौन सी पिक्चर थी जिसमें वो दिखाया था, वो ऋतिक रोशन की एक मूवी थी ना जिसमें वो फौजी बनता है, तो वो एक दोस्त कहता है मैं एमबीए करने अमेरिका जा रहा हूँ, तो यार मैं भी एमबीए करने चला जाता हूँ अमेरिका। तो कोई कह रहा है कि अच्छा यार मैं काम करता हूँ, मैं फौज में चला जाता हूँ, तो मैं भी सोचता हूँ, दोस्त जा रहे हैं तो मैं भी। लिटरली हमारे टाइम में यही सिचुएशन होती थी। मैं एकेडमिकली में बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा ब्राइट था, आई वाज एवरेज और रादर बिलो एवरेज स्टूडेंट। सो मुझे भी होता था कि अच्छा ठीक है, एनीथिंग आई कैन डू जिसमें पढ़ाई ना हो इन्वॉल्व, वो बस पढ़ाई से पीछे छुड़वाना था। और देखो इवेंचुअली मेरा करियर ऐसा हो गया कि मैं रोज ही पढ़ाई कर रहा हूँ। So every day you feel like you have an exam tomorrow. Yes, of course, of course, of course. So law school के बाद आपने क्या ऐसे steps लिए कि what made you to come into the practice only, not the corporate but the litigation? अच्छा, तो उसके कई सारे फैक्टर्स थे। ऑफ कोर्स एज आई टोल्ड यू दैट बिकॉज माय फादर हैड बीन विद द लॉयर्स इन देयर कंपनी, जो लिटिगेशन साइड में ही थे, बिकॉज एज अ रियल एस्टेट एंड लिटिगेशन तो ये तो चोली दामन वाला साथ है। सो ऑब्वियसली, सो ही ऑलवेज पुश्ड मी फॉर गोइंग टू द लिटिगेशन साइड। ऑल्दो ऑन द कॉन्ट्ररी, आई स्टार्टेड माई करियर विद अ फर्म विच वॉज एक्चुअली वॉज नॉट इन टू लिटिगेशन। मैंने एक इनडायरेक्ट टैक्सेशन फर्म थी जिसके जो शुरू करी थी मिस्टर राजेश कुमार, एक IRS थे, और इन्होंने भी इसलिए शुरू करी एक्सीडेंटली बिकॉज उनका मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो गया था उनकी वाइफ से। तो उन्होंने उनके साथ जो है डिस्प्यूट हुआ, तो मीनवाइल उन्होंने अपना जो है लॉ का खुद ही परस्यू करने की कोशिश करी, स्टार्टेड हिज फर्म, एंड देन समहाउ आई गॉट इन कॉन्टैक्ट विद हिम, आई जॉइंड हिम। और इनिशियली मैंने अपने बिल्कुल लॉ कॉलेज के डेज में ही उनको ज्वाइन कर लिया था। मतलब एज इंटर्न में उनके पास जाता था, सुबह शाम बैठता था। मुझे आज भी याद है कि उनके ऑफिस में लॉयर्स होते थे, तो मेरी अपनी गाड़ी होती थी, मैं उन्हीं लॉयर्स को अपनी जेब से पेट्रोल डाल के उनको कोर्ट लेके जाता था, उनके पीछे अपनी फाइलें लेके घूमता था कि बस जस्ट टू गेन एक्सपीरियंस। सो मैं जब उनके साथ जाता था तो मुझे लगता था यार बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो आर्ग्यू करते हैं। मतलब कोर्ट में जाता था, देखता था, तो कोर्ट में जज जो है वो, हम सब ऑब्वियसली सड़कों में जाते थे, बच्चे होते थे, पुलिस वालों को देख के डर लगता था, अरे पुलिस वाला है। और जज या वकील जो है वो 2 मिनट में पुलिस वाले को कॉर्नर करवा के खड़ा करता है। नो ऑफेंस टू पुलिस, ऑब्वियसली दे आर आल्सो डूइंग देयर जॉब, बट इट इज समथिंग व्हिच मेड मी फील कि जिनसे हम इतना डरते थे उनकी पावर्स भी एक जगह पे जाके खत्म हो जाती है। बिकॉज एक जज उनको बोलता है कि यहाँ 4 बजे तक खड़ा रहे, तो वो 4 बजे तक वहां से हिलेगा नहीं।
और तो all those things. And I realized that this is a profession which could even call मतलब any bureaucrat or any minister to the court on his knees, अगर उस कोर्ट को लगता है कि उसको उसका आगे प्रेजेंट होना. तो इसी वजह से मेरे को इसमें लिटिगेशन बहुत अट्रैक्ट है. ओके, सो आपने कहा कि आपने एक ऐसे लिटिगेशन फर्म से स्टार्ट करा जिनका कोर्ट का काम बहुत ज्यादा नहीं था. कोर्ट का काम बिकॉज वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन लॉ फर्म थी, तो कोर्ट कम जाते थे. पहले डिपार्टमेंटल हियरिंग ज्यादा होती थी, उसके बाद कोर्ट हियरिंग्स वगैरह होती थी. तो मैंने शुरुआत वहां से करी, बट इवेंचुअली बिकॉज मेरा फोकस सारा लिटिगेशन की तरफ था, सो देन आई डिसाइडेड कि नहीं, मतलब काफी साल उनके साथ काम करने के बाद आई टोल्ड हिम दैट now I really want to, although वो कहते थे कि that if you stay in this area of indirect taxation, so there is more money because you're serving the companies, and it's a fact, companies are always more paying, yes, compared to individuals. एक individual की limited capacity होती है पे करने के लिए, but एक company के लिए फीस पे करना उसका एक खर्चे के बराबर होता है, जिसका वो टैक्स में भी बेनिफिट लेता है कि भाई ठीक है खर्चा ही तो बुक करना है. सो ऑलवेज दे हैव अ बेटर पेइंग कैपेसिटी. तो वो बात वो ठीक बोलते थे, जो मैं आज भी मानता हूँ. बट देन at the end of the day, it is more what is appealing to you, what is more interesting for you. Also, working for individuals somewhere gives you satisfaction also. Yes, it does. Of course, वही है, एक तरफ पैसा है, एक तरफ satisfaction है. So you have to make a balance between the two. Yes. So आपके initial litigations का, independent litigations का कुछ experience? Okay, so as I said, मैं lawyer भी accidental रहा. मेरी जो journey of being an advocate रही, वो भी बड़ी accidental, या I would say वो रही खिचड़ी टाइप रही. जहां से जो मैटर मिला, जिस तरीके का मिला, मैं कभी फोकस नहीं कर पाया था कि मुझे नहीं इसी एरिया में करना, बिकॉज जिस एरिया में कोर एरिया में काम कर रहा था उसमें मेरा इंटरेस्ट इतना नहीं था. ऑल्दो मेरे बॉस कहते थे तुम्हें ज्यादा समझ में नहीं आता है, जब वो मेरे से नाराज हो जाते थे मैं कोई मैटर को ठीक नहीं, बट फैक्ट यही था कि मेरे को उधर इंटरेस्ट नहीं आता था. सो कई रहे, ऑल्दो सबसे ज्यादा जो मेरा इनिशियली रहे वो मैट्रिमोनियल, बिकॉज दैट इज वन थिंग विच एज अ इंडिविजुअल लॉयर व्हेन यू आर डूइंग मैटर्स फॉर इंडिविजुअल्स, दीज आर द मैटर्स विच आपके सर्कल से ही बहुत ज्यादा प्रॉपर हो जाते हैं. तो वो आपके सामने आ जाएंगे, कोई ना कोई होगा, उसका मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा होगा, किसी का होने वाला होगा, किसी का किसी गर्लफ्रेंड के साथ हो जाएगा, या हस्बैंड वाइफ, या आप अपने रिलेटिव्स में देखोगे कि किसी की शादी में इश्यूज हो रहे हैं, तो आप देखोगे तो वो सब आपसे एडवाइस मांगने आ ही जाते हैं. तो दोज आर द मैटर्स जो किसी भी लॉयर की जब वो प्रैक्टिस में आता है, तो आई थिंक वो मेनली आपके बाय डिफॉल्ट आपके सामने आते हैं. सो मेरे करियर में भी इनिशियली मैट्रिमोनियल ही ज्यादा आए हैं, आई वुड से. आपने बात करी मैट्रिमोनियल्स के बारे में, तो आज के टाइम में देखा जाए तो कोर्ट्स में मैट्रिमोनियल्स केसेस की बाढ़ आई हुई है जैसे. और आपके अकॉर्डिंग जो केसेस डलते हैं मैक्सिमम केसेस में, वो उनका मेजर रीजन क्या है? सी, रीजन एक ही होता है कि इट इज अ टेम्परामेंटल डिफरेंस. आप मैं इनफैक्ट मैं हमेशा मैट्रिमोनियल मैटर्स में एक चीज फील करता हूँ कि कोई भी जनरली आई वुड से सही या गलत नहीं होता. इट इज अ डिफरेंस इन ओपिनियन. यू थिंक एक लड़की है, वो इतने साल एक घर में रही है, अब सडनली शी लीव्स दैट हाउस एंड कम्स टू अ न्यू हाउस. एक बंदा है, उसके साथ उसको रहना है, नए सेटअप में रहना है, नई आदतों में रहना है. अब रिलेशन इसलिए मैंने हमेशा देखा है कि मैट्रिमोनियल में ज्यादातर जो डिस्प्यूट होते हैं वो शुरू के 1-2 साल में सबसे ज्यादा होते हैं, बिकॉज आई वुड से टीथिंग प्रॉब्लम्स बहुत होती है मैट्रिमोनियल इश्यूज में. लड़की आएगी, मतलब अब मदर इन लॉ है, उसको लगेगा कि नहीं ये ऐसा है, हमारे घर का सेटअप है, ये क्यों नहीं, बिकॉज एक्सपेक्टेशन लेवल जो होता है वो बहुत हाई होता है बिकॉज ऑफ अ रिलेशनशिप, अ न्यू रिलेशन. एंड प्रॉब्लम इज एवरीबडी इज मैच्योर. यहाँ कोई बच्चा नहीं होता मैट्रिमोनियल में कि बच्चा है उसको आपने कहा ठीक है पकड़ और ये तूने इंग्लिश बोलनी सीखनी है, यू हैव टू लर्न स्पीकिंग फ्रेंच और जर्मन, और नहीं, वो एक एडल्ट आया होता है जिसने लाइफ में काफी डिसीजन अपने इंडिपेंडेंट ली होती है. अब आप उसके ऊपर कुछ डिसीजन अपने इम्पोज करने की कोशिश करते हैं या आप उससे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं. गोस फॉर बोथ बॉय ऑल्सो गर्ल ऑल्सो. रादर मैं कहूंगा कि आजकल बॉयज आर मोर टॉलरेंट. जैसे इफ आई कंपेयर विद आवर पेरेंट्स, वहां पर पहला टाइम होता था जब इवन जब हम देखते थे, आई डोंट नो यू हैव सीन दैट टाइम और नॉट. सो बच्चे को लेके अगर चल रहे हैं माँ बाप, तो बच्चा माँ की गोद में होता था.
फादर की गोद में नहीं होता था, बिकॉज ये सोसाइटी मान के चलती थी कि माँ है, इसका काम है बच्चे को लेकर। आजकल हम देखते हैं कि चल रहे हैं तो फादर ही बच्चे को गोद में उसका बेबी बैग भी ले रहा होगा, वाइफ अपना आराम से चल रही है। There is no offense to it, but I'm saying this is the situation which has changed in the society. The boys have become more tolerant, which should be actually, but tolerant होने के साथ साथ because space भी चाहिए होती है, तो इसलिए एक तरीके से लड़कियों का शायद आई थिंक टॉलरेंस में थोड़ा एक्सपेक्टेशन लेवल करके टॉलरेंस थोड़ा डाउन आता है, तो इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा बढ़ने लगता है। पहले क्या होता था कि लड़कियां जो हैं वो मान के चलती थी कि वी डोंट हैव एनीथिंग टू फॉल बैक ऑन, क्योंकि करियर नहीं बनता था, एजुकेशन नहीं होती थी, करियर नहीं होता था। शुरू से यही सिखाया जाता था कि आप जाइए और आपने थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना है लग लिया, लेकिन आपको मेन खाना बनाना ये सब सीखना है दूसरे घर में जाके। और पेरेंट्स भी बोल देते थे पहले टाइम पे कि ये मत सोचना कि तुम वापस आ सकते हो। तो एक फियर फैक्टर लड़की में इंड्यूस किया जाता था कि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बट टुडे इट इज नॉट लाइक दैट, सोसाइटी हैज इवॉल्व्ड। सो गर्ल्स पेरेंट्स से कि भाई पढ़ो लिखो, बी इंडिपेंडेंट, मेक योरसेल्फ समथिंग, कल को कुछ भी हो यू शुड बी एबल टू स्टैंड ऑन योर फीट। एंड देन व्हेन समबडी, इट इज वेरी लॉजिकल, मतलब ह्यूमन नेचर है, इफ आई एम इंडिपेंडेंट आई कैन स्टैंड ऑन माय फीट, सो व्हाई शुड आई टेक any kind of nonsense from anybody else, whether it's my husband or family, anyways, because I am independent enough to understand, to judge the things, और fear factor भी नहीं है, so वो tolerance automatically लेने का कोई reason भी नहीं बनता है। so इसलिए balance बनना होता है। तो but वही है कि conflict of I think generations है, लड़की के parents अभी भी उसी generation में रह रहे हैं, लड़का शायद फिर भी evolve कर गया है या लड़की भी evolve करी है, तो वहां कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। इस वजह से यू विल ऑलवेज सी कि मैट्रिमोनी में इनिशियल स्टेज पे बहुत कॉन्फ्लिक्ट। सो बेसिकली सोसाइटी की प्रैक्टिस को देखे तो रोल डिफाइन है, हस्बैंड का वाइफ का रोल डिफाइन है, बट मॉडर्न एरा में एक वुमेन को एम्पावरमेंट की तरफ लिया गया, लेकिन वो वुमेन एम्पावरमेंट वाली चीज मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप्स में गलत इंटरप्रेट हो गए और डिस्प्यूट्स रेज कर रही है। हाँ, बिकॉज उसको माना जाता है कि अभी भी माना जाता है कि नहीं, इन लॉ साइड से आई वुड से कि एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत हाई होता है। अब किसी भी मैट्रिमोनियल में जनरली देखो, मैंने मतलब लाइफ में इतने डिवोर्स कराए होंगे, जैसे वो है ना अब तक 56 तो इतने डिवोर्स मैंने लाइफ में करा दिए। तो मैंने ज्यादातर हमेशा यही देखा है कि जब भी कोई लड़का या जो भी, मेरे नॉर्मली लड़के ज्यादा आए हैं मेरे पास क्लाइंट, तो जब भी आएंगे तो उनकी फैमिली ज्यादातर ये बोलेंगे जी हमें तो बाद में पता लगा कि वो ऐसे थे, उनका तो मोटिव भी यही था कि हमें तो हमसे पैसे ले लेना, हमारे से जो। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे नहीं लगता कि ऐसा किसी का मोटिव करके कोई शादी करता है, बिकॉज एट द एंड में तो कोई शायद इतना बेवकूफ हो सकता है कि मेरे पास पैसा कमाने का और कोई तरीका है तो पहले शादी करूं, ज्वेलरी ले लूं, पैसा ले लूं, सब कुछ लूट के फिर भाग जाओ, और फिर उसके बाद मैं डिवोर्स की पूरी प्रोसीडिंग का सालों कोर्ट में लड़ूं, और फिर निकल के फिर मैं नई शादी करो या अपनी लाइफ में। ये कौन सा तरीका कमाना? बट ऐसा नहीं होता है। बट हाँ, व्हेन यू आर इन दैट सिचुएशन तो आपके दिमाग में यही सब थॉट्स आते हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट को ना लोग उस नजरिए से मैट्रिमोनियल केस में देखने लग गए हैं कि नहीं ये स्ट्रैटेजी है, बट ऐसा होता नहीं है। मतलब दैट इज व्हाट माय फीलिंग, माय अंडरस्टैंडिंग विद माय लिमिटेड एक्सपीरियंस, आई थिंक। कोई मैट्रिमोनियल केस में आपकी इंटरेस्टिंग स्टोरी अगर आप शेयर करना? अच्छा, बहुत सारे रहे हैं। जैसे एक मेरा था जिसमें मैंने एक लेडी का डिवोर्स कराया था 25 साल की शादी के बाद। तो टॉलरेंस लेवल देखो, वो बेचारी 25 साल तक लाइफ में सोचती रही कि मेरा पति अब सुधर जाएगा। हस्बैंड वाज अल्कोहलिक, टेम्परामेंटल इश्यूज थे, एंड फाइनली डिवोर्स पिटीशन डाली, फिर म्यूचुअल हो गया, एंड 25th एनिवर्सरी वाले दिन उनके, उस दिन सेकंड मोशन के लिए डिग्री हुई थी उसकी, ठीक है। सो ऐसा भी रहा है। एक था जिसमें एक था लड़का, उसकी वाइफ ने उसको बेटे को लेके, वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता था, तो वो लेके अपना आ गई कि मैं जो है, और उसको धमका दिया कि तेरे को बेटे की शक्ल नहीं दे, बच्चे की शक्ल तक नहीं दे। लॉ वाइज वो रिलेशन बहुत स्ट्रांग, करोड़ों रुपए नहीं दे, बट मेंटली उसको एक्सेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। अब गुस्सा था, एडजस्ट होना। सो उसमें इवेंचुअली उसने कुछ जुरिसडिक्शन का करने की कोशिश करी कि दिल्ली में कुछ रेंट एग्रीमेंट वगैरह बना के करने की कोशिश करी, और इवेंचुअली वो गुड़गांव जाके रहने लग गई। और मेरा क्लाइंट कहता है उसने तो मुझे धमकी दी है कि मैं कभी नहीं करने दूंगी। मैंने चलो देखते हैं, लेट्स सी, कोर्ट्स आर देयर टू सी, डू जस्टिस। इवेंचुअली अब वो बच्चे को लेके केस डालना था कस्टडी, और कस्टडी केस में क्या होता है कि कस्टडी केस वहीं डलेगा जहां पर बच्चा लोकेटेड है। ओके। तो वन ऑफ द केसेस दैट गर्ल फाइल्ड डॉक्यूमेंट्स इन व्हिच
showed her address again as Delhi in her affidavit. So मैंने वो डॉक्यूमेंट लगा के और कोर्ट में फाइल कर दिया कि जी बच्चा यही है, दिल्ली में ही है, ये एफिडेविट फाइल करिए, मेरा एड्रेस है। तो वो चिल्लाती रही, उसका लॉयर नहीं नहीं यहाँ नहीं है, मैंने कहा इन्हीं का डॉक्यूमेंट है। एंड कोर्ट वाज आल्सो सेइंग कि भाई जब तुम्हारे डॉक्यूमेंट कह रहा है कि तुम दिल्ली में हो तो बच्चा भी दिल्ली में ही होगा, ठीक है। तो इवेंचुअली वो इतना जो उसके अंदर वो था ना कि मैं तो इसको बच्चे को देखने भी नहीं दूंगी। और उसके बाद कोर्ट ने विजिटिंग राइट्स भी दिए, कोर्ट ने ऐसे राइट्स दिए कि मतलब जैसे कि हफ्ते के में 2 दिन तो बच्चा फादर के साथ ही रहता था और जितना मिलना है मिलो, ऐसे करके काफी राइट। और इवेंचुअली सिचुएशन है कि लेडी ने कहा थक हार के भाई जो देना है दे दो, क्योंकि इनिशियली जो करोड़ों रुपए मांग रही थी उसने सेटलमेंट के बेसिस पे किया कि दोनों का एक कोई जॉइंट मकान था, उसने बोला बस जो मैंने अपनी जेब से पैसे दिए वो मेरे पैसे दे दे। और आज की डेट में बच्चा मोर लेस मतलब डिस्पाइट हैविंग व्हाटएवर देयर सेटलमेंट टर्म्स दे हैड के बच्चे से क्या विजिटिंग, बच्चा ज्यादातर फादर के पास ही रहता है। सो मतलब अब वो इन सब मैटर्स में क्या होता है ना, आपको लगता है कि आई हैव सो मेनी राइट्स, बट आप भूल जाते हो यू हैव राइट्स, बट एट द एंड ऑफ द दूसरे के पास भी कुछ राइट्स है। वो लड़का है इस वजह से उसकी गलती नहीं है, ठीक है। बट आई वुड से अगेन लड़कियां भी गलत नहीं होती, ज्यादातर लड़कियों के साथ एक्चुअली में गलत होता है, बट एट टाइम्स हम इस चीज को भी रूल आउट नहीं कर सकते कि मिसयूज भी होता है। तभी सुप्रीम कोर्ट को इवेंचुअली 498 में ए में एफआईआर वगैरह जो होती हैं उसमें गाइडलाइंस लानी पड़ी कि आपको जो स्ट्रिंजेंट एक्शन या कोर्सिव स्टेप्स आप लेते हैं उससे पहले आपको क्या थ्रेशोल्ड्स करने पड़ेंगे। लाइक आई डोंट नो यू नो दिस और नॉट दैट इन इवेंचुअली दिस सेक्शन 498 there is a A in front of it, so that means it was inserted between 498 and 499. So what was the purpose? पहले टाइम में हम सुनते थे कि औरत को जला दिया, सिलेंडर फोड़ के किचन में मार के, ये बहुत होने लगा तो हाहाकार मची। तो लेजिस्लेशन गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर हुआ कि इसको इंट्रोड्यूस करो, इंट्रोड्यूस करा तो ये उस टाइम पे ये लॉ का ये हाल हो गया था कि एक हाथ कंप्लेंट होती थी जो हमें बताते हैं हमारे सीनियर्स वगैरह, और दूसरी तरफ पुलिस उठाने पूरी फैमिली को ले जाती थी। कई कोर्ट जेल में तिहाड़ बिहाड़ में तो फैमिली बैरक बन गए थे, वहां पर रखते थे। बट इवेंचुअली मिसयूज बहुत होने लगा, तो कोर्ट्स हैड टू कम रेस्क्यू फॉर दीज गाइस कि भाई इसमें गाइडलाइंस आप डालिए। ऐसे तो कोई जिसका मन करता है किसी को भी उठा के डाल देता है, क्योंकि जरूरत नहीं है ना कि ऑल क्रोज आर ब्लैक डजंट मीन एवरीथिंग इज ब्लैक, राइट। सो वो वाली चीज है, तो उस चक्कर में इसमें गाइडलाइंस है। सो इसी वजह से आई थिंक कि मैट्रिमोनियल जहां एक तरफ लोग सोचते हैं कि लड़की के लिए ही है पूरी तरीके से, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं है। कोर्ट्स आर नाउ क्वाइट न्यूट्रल एंड क्वाइट फेयर कि देख के दे सी द मैटर के क्या है, उसी हिसाब से दे गो अहेड। सो व्हाट आर द मेजर्स जो लड़के ले सकते हैं शादी से पहले या शादी के इनिशियल ईयर्स में? अच्छा, तो देखिए देयर इज कोई इसमें सेट पैटर्न नहीं है, ठीक है। इट इज शेयर लक। शादी वो है चाइनीज सामान की तरह है, चले तो चांद तक वरना शाम तक, लिटरली वही वाली बात है। तो आप कोई सेट फॉर्मूला नहीं। आप लेट अस से एग्जांपल, आप लड़की से एक एफिडेविट ले लो कि जी मैंने आपसे शादी में कुछ नहीं लिया, कोई दहेज नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, शादी में हमने पैसा दिया है, सब कुछ आप सब कुछ। उसके बावजूद शी हैज अ राइट टू फाइल अ केस, और वो एक ही चीज बोलेगी कि ये एफिडेविट जो है मेरे से इन्होंने प्रेशर में लिया। सो उस सारी धज्जियां उड़ जाएंगी उस एफिडेविट की, क्योंकि आप उस एफिडेविट को लेके हर मैटर में घूमते रहेंगे दिखाने के लिए, और हर कोर्ट आपको कहेगा इट इज अ इशू ऑफ ट्रायल, विल सी। तो क्या होगा। थैंक यू सो मच सर। माय को-होस्ट सिमरजीत विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर। ऑलराइट। हेलो सर। हाय। तो सर जैसा कि मैं सुन रहा था जब आप हिमांशु के साथ शूट कर रहे थे कि मोस्टली लड़के आपके पास आते हैं फॉर द डाइवोर्स मैटर्स एंड ऑल। सर मैं थोड़ा लीगल पर्सपेक्टिव जानना चाहूंगा कि कोर्ट क्या चीजों का ध्यान रखता है बिफोर गिविंग द मेंटेनेंस और रिड्यूसिंग इट और कैंसलिंग इट फॉर एग्जांपल, तो क्या क्या पॉइंटर्स? अच्छा, तो इसका कोई जनरली कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, बट एक थिंकिंग है एक जनरली जो कोर्ट करता है। सी इट ऑल डिपेंड्स कि मेंटेनेंस इज बेसिकली फॉर नीडी नॉट फॉर ग्रीडी, ठीक है। सो लेट अस से एक लड़की है और हस्बैंड वाइफ है, दोनों अर्निंग है और दोनों ऑलमोस्ट बराबर हैं अर्निंग, तो कोर्ट इन दैट केस मेंटेनेंस नॉर्मली लड़की को नहीं अवॉर्ड करेगा, इंटरिम भी नहीं करेगा और इवेंचुअली फाइन भी नहीं करेगा। रीजन बीइंग कि बिकॉज वो खुद केपेबल है अपने
बोझ करेंगे, लेकिन अब इसमें कई बार क्या हो जाता है केसेस में, जैसे लेटेस्ट से एग्जांपल, लड़का इज अर्निंग लाइक 10 लाख रुपीस अ मंथ, लड़की 50,000 रुपए कमाती है, इन दैट केस कोर्ट विल डू, बिकॉज डिस्पैरिटी ज्यादा है। बिकॉज नहीं, बिकॉज द रीजन इज the thinking is that the girl should have the same level of benefits and the comfort which she was having when she was staying with the boy. So of course अगर वो 10 लाख रुपए कमाता है और वो 50,000 रुपए कमाती है, तो of course वो 50,000 में वो 10 लाख रुपए की कंपेरेटिव बेनिफिट, वो कंफर्ट नहीं ले पा रही होगी जो उसको मिल रहा था जब वो अपने हस्बैंड के साथ आई। सो दैट इज द होल आइडिया। प्लस फिर बच्चों का, अगर बच्चे हैं तो बच्चा एक ऐसी चीज है कि जिसकी को लेके मेंटेनेंस कोड के नजर में वो दोनों रिस्पॉन्सिबल है, हस्बैंड भी वाइफ, अनटिल नेस वाइफ एक्चुअली में वो खुद भी कंप्लीटली हस्बैंड पे डिपेंडेंट थी व्हेन दे वर टुगेदर। सो अगर दोनों, दो केस हैं, अगर दोनों इंडिपेंडेंट हैं, दोनों वर्किंग हैं, तो कोर्ट दोनों के ऊपर इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेगा। अगर खाली हस्बैंड वर्किंग है, वाइफ नहीं है, तो कोर्ट फिर हस्बैंड को बच्चे और वाइफ दोनों के लिए मेंटेनेंस के लिए बोले। तो एक मोटा मोटा फॉर्मूला कोर्ट लेके चलता है किसी भी हस्बैंड की अर्निंग से 1/3 कि 1/3 आफ्टर मेजर एक्सपेंसेस जो अनअवॉइडेबल है, जो उसके हाथ में आने ही नहीं डिडक्शंस के बाद, 1/3 फॉर हिमसेल्फ, 1/3 फॉर द चाइल्ड एंड 1/3 फॉर द वाइफ। बट ये कोई सेट फॉर्मूला नहीं है, ये कहीं किसी उसमें नहीं लिखा है, एक ये जनरल थिंग है। तो कभी भी आप किसी भी मैट्रिमोनियल मैटर में अगर आप ऑर्डर्स देखोगे, तो आप अगर उसको डीपली करोगे तो आप देखोगे कि ज्यादातर जजेस ने उसको मोर और लेस उसी प्रोपोर्शन के आसपास डिसाइड करा होगा। अच्छा, यूजुअली क्या हो रहा है, मतलब आजकल जो लीगल जर्नलिज्म है, लाइक व्हेनेवर अ सर्टेन लैंडमार्क केस कम, तो उस बार से एक लाइन उठाई, उसको वेबसाइट पे डाला, अब वहां पे तो ये लिख दिया कि 1/3 ऑफ दी हस्बैंड्स इनकम विल बी गिवन टू दी वाइफ। अब वो क्या है, अब वो उस चीज को जैसे अब वो नॉर्मल इंसान की तरफ जब जा रही है, नाउ इट हैज बिकम द लैंडमार्क फॉर देम, बट हाउ इज इट एक्चुअली? अच्छा, तो एक तो हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं तो हमें जजेस ना सबसे पहले एक ही चीज कहते हैं कि हम जब भी कोई जजमेंट लेके जाते हैं तो उसमें जो उसके जजमेंट के ब्रीफ सामने जो लिखा होता है, कोर्ट कहता है मुझे ये मत पढ़ाओ, मुझे टेक मी द रेलेवेंट पैरा इन द जजमेंट। बिकॉज ये जो चीज होती है ना, जो एक न्यूज चैनल की जगह लाइन काट के हाईलाइट करनी, ये वो वाला काम हो जाता है। देखो, कोई भी ऐसा किसी भी जजमेंट में, स्पेशली मैट्रिमोनियल केसेस में, ऐसा जनरली नहीं होता है। इट इज ऑल केस टू केस, फैक्ट हर केस के अलग होते हैं। किसी में किसी को देना है, किसी को नहीं देना है, उस पर्टिकुलर, आप इसलिए जजमेंट में कभी पढ़ोगे, कोर्ट ज्यादातर इन जजमेंट्स में लिखता है बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ दिस केस वी से सो एंड सो। कोर्ट कभी नहीं कहता नाउ दिस इज द प्रेसिडेंट, जनरली कभी नहीं बोलता है मैट्रिमोनियल। बट वो ये है कि वो उधर से लाइन उठाते हैं और डाल देते हैं। तो लड़के के खिलाफ होती है तो वो डर जाता है, लड़की के खिलाफ होती है तो वो डर जाती है कि अब मुझे नहीं मिलेगा। सो वो ऐसा नहीं होता मैट्रिमोनियल्स में। इट ऑल, एज आई सेड अगेन, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द केस टू केस। सर, डर से एक चीज और आई, मतलब एक दो फीमेल आए थे, मतलब ब्राइड्स वगैरह आए थे मेरे पास ही मैटर के लिए, बट सर दे ऑलरेडी डिड देयर स्टडी फ्रॉम द गूगल। अब होता है क्या सर, क्लाइंट तो पहले से पढ़ के आ रहा है कि अब जैसे सर डॉक्टर पे भी जा रहा है तो पता है अगर बुखार है तो भैया पैरासीटामोल लेनी है, लॉयर पे भी जा रहा है, पढ़ के जा रहे हैं। नाउ सर, हाउ टू डील विद सच क्लाइंट्स वेयर व्हाट दे आर रीडिंग मे नॉट बी ट्रू, बट जो हम दे रहे हैं इट इज अ डिफरेंट ट्रेड सीक्रेट। हाउ टू डील विद दोस क्लाइंट्स? एक्चुअली हमारी तो फिर भी इस मामले में सिचुएशन ठीक है। मैं तो बेचारे डॉक्टर्स के लिए बड़ा बुरा फील करता हूँ, क्योंकि कई अक्सर पेशेंट जाते हैं कि वो जाकर डॉक्टर को पहले ही बताते हैं कि मुझे कैंसर है, दवाई दे दो, उसकी इलाज बता दो। तो वो तो और ज्यादा प्रॉब्लम। बट खैर, हमारे केस में सी द पॉइंट इज people who are posting the information on the Google, वो भी एक कभी भी ये नहीं कह रहे हैं कि आपके पर्टिकुलर केस से रिलेटेड ही है। एक वो जनरल ओपिनियन होती है, जैसा मैंने बोला कि कोर्ट एक जनरल व्यू रखता है, एक इट इज अ प्रोपोजिशन कि भाई हाँ, इतने मैटर्स को आप अगर करोगे तो इतना, इस तरीके से जनरली कोर्ट का व्यू रहता है। बट वो अगेन दैट इज नॉट अ प्रेसिडेंट। लोग क्या करते हैं, अपनी सिचुएशन को डालते हैं वर्ड्स में, बिकॉज गूगल हेल्प्स यू टू पुट सम flimsy words or whatever you want to highlight, the words which you are looking for, उससे रिलेटेड वो कहीं कहीं से आपको इंफॉर्मेशन देगा, आप कहोगे हाँ जी यही है। ऐसा नहीं होता। सो अगर ऐसा होता तो भाई किसी को भी कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है ना। दो लोग हैं, हम दोनों की डिस्प्यूट है, हम डाल देते हैं गूगल पे, गूगल अपने आप आंसर दे देगा, फाइनली सेटल हो गया, जो माने चलेगा। बट ऐसा होता नहीं। दी whatever information is there on the Google, it is by of the experience somebody has shared with the limited matters which he has faced. वो उससे सारे मैटर्स नहीं फेस करे,
क्यों हमारे इतने जनरल्स बने हुए हैं, जजमेंट्स आती हैं, ये क्यों आती हैं? बिकॉज द रीजन इज दैट वी व्हेनेवर वी आल्सो सर्च फॉर द मैटर्स, हम क्या कहते हैं अपने जूनियर्स को, यार हमारा ये पर्टिकुलर केस है, इससे रिलेटेड जजमेंट्स ढूंढो और इससे क्लोज ढूंढो, Right. इसमें क्या मिल रहा है, इससे। और अक्सर होता है कि हमारे पर्टिकुलर केस से रिलेटेड हमारे को मतलब कवर्ड जजमेंट नहीं मिलती है, बिकॉज हर केस अपने आप में यूनिक होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि सारे मैटर्स, भाई असेंबली लाइन नहीं है कि सबको डाल दिया तो एक ही जैसे निकलेंगे, ऐसा नहीं होता है। सो आई थिंक पीपल शुड अवॉइड गोइंग टू गूगल्स एंड लुकिंग फॉर देयर प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन। मैं देखता हूँ इतने आएंगे, कोई भी कुछ उठाएगा कहीं से और कहेगा नहीं जी ये ही है, मैंने तो ये देखा है। वो आपको जनरल सेक्शन मिल सकता है, मतलब प्रोविजन पता लग सकता है, वो सब ठीक है, बट उसकी इंटरप्रिटेशन, लाइक बड़े बड़े लॉयर्स, मतलब सीनियर एडवोकेट्स, कई मतलब जिनके मैंने देखा है, उनको जब मैंने ब्रीफ किया है, मतलब यू शुड सी they have that knack of reading between the lines, मतलब between the word, जो वो इंटरप्रिटेशन वो जिस तरीके से देखते हैं आप सोच नहीं सकते, इसीलिए ना मतलब वो उस लेवल पे है। अरे इट टेक्स एजेस आफ्टर एग्जैक्टली, ऑल। एक एक्ट है, तुम भी पढ़ सकते हो, मैं भी पढ़ सकता हूँ, उसमें क्या है, वो तो क्लाइंट को दे दो ये एक्ट है, ये सेक्शन है, पढ़ लो भाई, कर लो, नहीं होता ना। तो फिर हमारी जरूरत क्या है? बिकॉज वी हैव गिवन दैट मच हार्ड वर्क इन इट, लर्निंग टाइम, क्यों एक्सपीरियंस इतना इंपॉर्टेंट होता है हमारे प्रोफेशन में, इसी वजह से ना, बिकॉज यू लर्न ओवर द पीरियड। बहुत आते हैं, मेरे पास भी आते हैं, नहीं जी मैंने तो सुना है कि कोर्ट जाओगे तो कोर्ट पक्का आपको जो है मेंटेनेंस ही देगा, वो देता ही। इनफैक्ट मेरे को जो आपने बात बोली, इसमें मेरे को एक चीज भी याद है, मेरे को पर्सनली आई ऑलवेज फील दैट आई शुड टेक मैटर्स मोर फ्रॉम द रिस्पोंडेंट साइड। उसका रीजन है, मैं प्लेंटिफ वगैरह या पिटिशनर की तरफ से ना बड़ा डरता हूँ मैटर लेने। क्यों, क्या होता है, क्योंकि लोग जो है ना, जो आते हैं अपना मैटर लेके, उनको उनका एक माइंडसेट होता है, हमारा मैटर है, हमारा मैटर तो बस ऐसा है कि कोर्ट जाएंगे और जज साहब खड़े कहेंगे, अरे भाई तुम कहाँ थे यार, हम तो तुम्हारा ही न्याय करने के लिए बैठे थे, तुम्हारे लिए जजमेंट देने के लिए बैठे थे। सर नॉट जस्ट दिस, इफ वी सेंड देम द ड्राफ्ट टू चेक रिव्यू, अरे सर आपने ये पॉइंट तो डाला ही नहीं, अरे सर ये भी पॉइंट डालो, बिल्कुल, ये भी 2-3 चीजें। तो और आपने जैसे ही आपने वहां पर मैटर किया और कोर्ट ने आपको मतलब आपको दूसरी तरफ दौड़ाना शुरू किया, तो क्लाइंट को आएगा तो मेरा वकील बेकार है, मेरा तो इतना अच्छा मैटर था, मैं तो जीता पड़ा था, इसने मेरा मैटर खराब कर दिया, तो बिक गया, सामने वाले ने खरीद लिया इसको, सीधा यही। बट अदर साइड वाला क्या होता है कि उस बेचारा वैसे ही प्रेशर में होता है, उसके ऊपर केस डला होता है, कब उसको ऑर्डर की तलवार, तो उसके लिए थोड़ा सा भी रिलीफ उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। सो बट आई एम नॉट सेइंग दैट हम उसी तरफ से लेना चाहिए, दोनों तरफ होता है, बट आई एम सेइंग एक माइंडसेट होता है, बिकॉज यू फील दैट आई एम, बट ऐसा होता नहीं है। हर मैटर अगर ऐसा होता तो बुरे से बुरे मैटर जो है वो हमेशा हारे जाते और अच्छे से अच्छे मैटर हमेशा जीते जाते, बट ऐसा होता नहीं, अच्छे से अच्छे मैटर हार जाते हैं, बुरे से बुरे मैटर जीत जाते हैं। सर मिसकंसेप्शंस की आपने बात करी कि जो एक फिक्स माइंडसेट से क्लाइंट आ रहा है हमारे पास, सर व्हाट एल्स यू हैव फेस्ड कि मतलब एक मिसकंसेप्शन है एज एन एडवोकेट, जैसे एक ये हुआ कि यार ये तो हमारा एडवोकेट ही बिक गया, what other misconceptions you have failed around the practice? अच्छा, इसमें एक मेजर सबसे बड़ा क्या होता है कि जब क्लाइंट आता है ना, तो वो आपके पास एक प्रॉब्लम लेके आता है, ठीक है, जिसका सोल्यूशन वो आपसे जानना चाहता है। अब प्रॉब्लम का क्या होता है, प्रॉब्लम में वो आपके पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन फैक्ट्स लेके आता है। अब क्लाइंट आएगा, एक पिटीशन है, डल नहीं है, वो आपके पास 100 डॉक्यूमेंट्स लेके आएगा कि ये 100 डॉक्यूमेंट्स है, मेरा ये भी हुआ था, वो भी हुआ। बट एज अ लॉयर आपको उसमें छटनी करनी है कि ये जो रेलेवेंट नहीं है, मैं वो नहीं कर सकता। लाइक ड्राफ्टिंग हम जब करते हैं कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, आपने देखा होगा हमेशा ड्राफ्टिंग का एक रूल है दैट आप एक लिमिट या इतने पेजेस के बियॉन्ड आप फैक्ट्स नहीं डाल सकते, बिकॉज यू कैन नॉट लोड कोर्ट विद एवरीथिंग व्हाट यू हैव, बिकॉज दैट इज नॉट रेलेवेंट फॉर द कोर्ट, बिकॉज वो कोर्ट आपके पर्टिकुलर केस में ये जानना चाहता है कि इशू है क्या, बस वो नहीं जानना चाहता कि भाई वो आपके घर में कितने बजे आया था, वो कितनी बार आपके चक्कर काट गया था, कोर्ट ये सब नहीं जानना चाहता। सो होता क्या है प्रॉब्लम की, ये जो आपने बात बोली कि क्लाइंट्स के साथ प्रॉब्लम होती है, क्लाइंट्स के साथ जनरली प्रॉब्लम ये होती है कि वो आपकी को कहते हैं कि नीचे आपने ये नहीं डाला, ये नहीं डाला, बिकॉज वो फैक्ट्स ज्यादा उनको पते होते हैं, बट वो ये बात नहीं समझ पाते कि कोर्ट आपके सारे फैक्ट्स नहीं जानना चाहता, वो सिर्फ रेलेवेंट फैक्ट्स जानना चाहता है। So relevant facts gives you better results. Unnecessary facts gives the court confusion, and when the court gets confused, so it saddles with you some orders which you don't want to have. True sir. Sir, आजकल 2 ट्रेंड के बारे में आपके साथ बात करना चाहूंगा, बहुत जरूरी है।
सर पहला ट्रेंड ये जो यंग टीनेजर्स में चल रहा है, मोस्टली बॉयज जो फेस कर रहे हैं या फिर गर्ल्स जो फेस कर रही हैं, वो ये है कि सर दे गेट इनटू द रिलेशनशिप, कहीं पे प्रॉमिस होता है मैरिज का, कहीं पे नहीं होता, बट द केसेस हैज इंक्रीज्ड एन नंबर ऑफ टाइम्स. सर व्हाई इज दिस हैपनिंग, लाइक, एंड हाउ द लॉयर्स आर गाइडिंग देयर क्लाइंट्स टुवर्ड्स इट, और हाउ इज इट गेटिंग सॉल्व्ड? अच्छा देखो, एज फार एज द टीनेजर इज कंसर्न, आई वुड से उनका तो मैरिज का नहीं रहता है. टीनेजर्स तो ऑब्वियसली इट्स दे आर जस्ट ग्रोइंग, एक्सपोजर मिल रहा है लाइफ में, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, दे वांट टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग, वो एक अलग चीज़ है. उसमें आई थिंक मेजर रोल इज ऑफ द पेरेंट्स. दे शुड बी गाइडिंग द चिल्ड्रन कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज नॉट. सो एक मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बांध के रख दो, बट ऑफ कोर्स सुपरविजन होना चाहिए, एक डिस्कशन होना चाहिए, एक ट्रांसपेरेंसी या आई वुड से कंफर्ट होना चाहिए फैमिली में और बच्चों में. लाइक आई आल्सो ट्राई टू हैव इट विद माय किड्स दैट दे कैन डिस्कस एवरीथिंग, बिकॉज टुमारो इफ आई डोंट दे डोंट हैव दैट कंफर्ट टू स्पीक विद मी, दे विल गो एंड आस्क समबडी whom they should not be. So वो एक अलग चीज है. As far as people who are at the age to get married, and आप जो बोल रहे हो कि लड़का लड़की एक दूसरे में होते हैं, इश्यूज होने लगते हैं, so उसमें lawyers का रोल आई वुड से इज इम्पोर्टेंट only to that extent when a situation actually comes, because हम lawyers कभी भी किसी को, लड़के को ये नहीं बता सकते, लड़की को, कि आप किसी से मिल रहे हो तो आप किस तरीके से मिलो, क्या चीजों का ध्यान रखो, कोई नहीं कर सकता. बिकॉज इनफैक्ट कोई नहीं करता है, वो लॉयर्स के पास नहीं जाता. अगेन दैट इज गिवन, इट इज योर ओन जजमेंट, योर ओन विजडम, जिससे यू ट्राई टू गाइड. सो हम लोगों के पास, हाँ ऑफ कोर्स कई बार आते हैं कई ऐसे लोग कि जी मैं था रिलेशन में था बट उसने मेरे को फंसा दिया, ऐसे कर दिया. I think usually ऐसी situation में I would suggest to move on, because at the end of the day people forget to see the larger picture कि आपकी पूरी लाइफ पड़ी है. आज आप 22 साल 23 साल की लड़की हो, आपको एक बार आई थी, इनफैक्ट मेरे पास एक लड़की आई, उसने मेरे को बोला कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है एंड आई वांट टू फाइल ऑल द केसेस अगेंस्ट हिम बिकॉज उसने मेरे से करके वादे और अब वो किसी और से शादी कर रहा है. सो मैंने उसको काफ़ी कन्विंस करने की कोशिश करी कि लिसन, तुम दोनों एडल्ट्स हो, मैच्योर हो, कंसेंट था, एंड इवेंचुअली तुम दोनों के बीच में टेम्परामेंटल डिफरेंसेस हो गए. ही मूव्ड ऑन, यू डोंट वांट टू, यू कांट कंपेल हिम टू लिव विद यू. अगर तुम कंपेल करके उससे जबरदस्ती शादी भी करवा दोगे तो तुम्हारे शादी का फ्यूचर देखो क्या होगा. उसको eventually मेरी बात समझ में आई. Then I knew somebody who was into all these counseling, so I referred to her to that person कि भाई आप थोड़ा देख लो, because and eventually she moved on in life. Because आप इन सब चीजों में किसी से खुन्नस निकालने से बेटर है अपना खुद सोचो. Right. So in fact matrimonial में I would say कि मैंने कई ऐसे लोगों को गाइड किया है कि एक बार मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, उनकी बेटी की शादी किसी होगी मैट्रिमोनियल साइड से. अच्छा, लड़की उस बेचारी को वही था, उसका होता है लड़कियों में कि पूरी लाइफ के मतलब मेरी इवेंचुअली शादी होगी अच्छे घर में, मैं ऐसे ऐसे होंगी. तो अब जहाँ शादी हुई वो इवेंचुअली उसको पता लगा द बॉय वाज गे. मतलब ये एलिगेशन थी उसकी. मैं ऑब्वियसली वो प्रूव नहीं हुई, सो आई एम नॉट सेइंग दैट वाज हर स्टैंड दैट शी केम टू नो दैट द बॉय इज गे. सो पेरेंट्स मेरे पास आए और बोला, लड़की बहुत गुस्से में थी, मेरे को उसको छोड़ना नहीं है, मेरे को ये ऐसे करना है, मैं इसको मदर चढ़ा दूँ. तो मैंने उसके फादर को दो चीजें बोली. आई सेड कि मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ, वॉट एवर यू डिसाइड विल गो अहेड विद दैट इवेंचुअली. फर्स्ट इज दैट आप कल सुबह लड़के के पेरेंट्स को फोन करो, बोलो भाई जो हो गया हो गया, आपने जो हमारा लेना देना हुआ था दिया, मुझे अपनी बेटी की लाइफ प्यारी है, मैं आगे बढ़ता हूँ, आप आगे म्यूचुअल लेते हैं, खत्म करते हैं. एंड अगर ये आप, मैं इस वजह से आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप अपनी लड़की से बहुत प्यार करते हो तो, बट अगर आपको अपनी बेटी से प्यार से ज्यादा उस लड़के पे खुन्नस है तो फिर लेट्स स्टार्ट द वर्क टुमारो. आई एम अ लॉयर, विल फाइल ऑल द मैटर्स, 498A भी डालते हैं, डीवी भी डालते हैं, सब कुछ डालते हैं और इस लड़के की जिंदगी जहन्नम में डालते हैं. बट रिमेंबर, इवेंचुअली आपकी बेटी को भी तब तक वेट करना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा. और मैं आपको बता रहा हूँ 90% चांस आप इवेंचुअली सेटल करोगे. It's just that, so I read a very interesting point, sorry to cut you in between, that a matrimonial lawyer is less of a lawyer but more of a psychologist. Yes, it's so true, because like, लॉ की बात तो बाद में होती है. इनफैक्ट हमें छोड़ो, कोर्ट भी ये काम कर रहे होते हैं. आप कभी फैमिली कोर्ट जाओ, कोर्ट पंचायत कर रहा था बेचारा, वो क्या करे, वो कहेगी जी इसने मेरे को
खाना ठीक से बना के नहीं दिया, वो कहेंगे जी इसने मेरे को पैसे ठीक से नहीं दिए, वो जी आता है लेट आता है, पी के आता है, वो कहेगा जी ये मेरी माँ की इज्जत नहीं करती। अरे भाई अब इस कोर्ट में इस सारी कहानी में लॉ बताओ कहाँ ढूंढेगा? एक रिफॉर्म होना चाहिए सर, दैट इफ यू आर कमिंग टू द कोर्ट फॉर अ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, आप उससे पहले भैया 6 महीने की काउंसलिंग के लिए जाओ, लाइक कपल मे बी इट माइट वर्क आउट अगेन एज आई सेड, लाइक, बट व्हाई वी शुड, ये चांस है, जिसकी शादी चल जाए तो वो तो कहेगा चल, जी अरे हाँ। बहुत अच्छी चीज है, जिसकी ना चले इसमें दुनिया में इससे खराब काम कुछ नहीं है। सही सही बात है। सो देयर इज नो सेट फॉर्मूला, वही वाली अगेन आई एम सेइंग, चले तो चांद तक वरना शाम तक, वो वाली स्टोरी।